नमस्कार। आज हम बात करेंगे भूवैज्ञानिक काल मापक्रम या जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। और ये टाइम स्केल ज्योग्राफी या जियोलॉजी से संबंधित किसी भी परिघटना की व्याख्या करने में सहायक होता है। तो इसमें जो जो टॉपिक्स हम लोग समझेंगे कि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम होता क्या है और इसकी हमें आवश्यकता क्या क्यों है, और इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, किस तरह से निर्धारित किया जाता है, और इसके बाद इसका नामकरण कैसे किया गया है, और नामकरण के साथ साथ इसके वर्गीकरण को हम समझेंगे, और उन वर्गीकरण के उन समयावधियों में कौन कौन सी परिघटनाएं हुई, जो मेजर इवेंट्स थे, इनके बारे में हम समझेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भौमिकीय काल मापन या जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज बेसिकली एक क्रोनोलॉजिकल डेटिंग सिस्टम है। और क्रोनोलॉजिकल का मतलब कि कालक्रम का निर्धारण, जो भी परिघटनाएं हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद घटित हुई हैं, इन सब के निर्धारण का ये एक सिस्टम है जिसको हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूगर्भिक कालक्रम कहते हैं। इस कालक्रम के अनुसार ही पृथ्वी के ऊपर भौतिक रूप से, जैविक रूप से और रासायनिक रूप से परिवर्तन हुए हैं, और इन परिवर्तनों में ही पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास छिपा हुआ है। यह जियोलॉजिकल टाइम स्केल ये निर्धारित कौन करता है? तो ये एक बॉडी है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी। तो स्ट्रेटिग्राफी बेसिकली विभिन्न चट्टानों के लेयरिंग के समय को व्यक्त करने वाला एक विज्ञान है। ये जियोलॉजी की ही एक शाखा है जो क्रमिक रूप से चट्टानों का अध्ययन करती है। सपोज जो सबसे पुरानी चट्टान हुई वो सबसे नीचे इकट्ठी होगी, इसके ऊपर जो चट्टान होगी, इसके ऊपर जो चट्टान होगी, तो जो सबसे नई चट्टान होगी वो सबसे ऊपर पाई जाएगी, और उसके बाद वाली पुरानी चट्टान ये उसके नीचे पाई जाएगी, उसके नीचे वाली उससे पुरानी, उसके नीचे वाली सबसे पुरानी। इस तरह के स्तरीकरण के अध्ययन को स्ट्रेटिग्राफी कहा जाता है। तो ये स्ट्रेटिग्राफी के लिए एक इंटरनेशनल कमीशन होता है जो खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है या एक पार्ट है IUGS का, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। तो ये ICS इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटोग्राफी ये जिम्मेदार है भौगोलिक समय मापनी तैयार करने का। और इस भौगोलिक समय मापनी को कैलेंडर भी कहा जाता है। जैसे कैलेंडर में हम दिन और समय की परिघटनाओं को देखते हैं, उसी तरह से इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम देख सकते हैं, इसलिए इसको कैलेंडर भी कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हमको आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता होने में सबसे बड़ी चीज़ कि पृथ्वी जिस तरह से वर्तमान में हमको दिख रही है उस तरह से प्रारंभ में नहीं थी, और इसमें भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से और जैविक रूप से क्रमिक रूप से परिवर्तन आता रहा है। तो इन परिवर्तनों को जब हम ट्रेस करेंगे तो किसी न किसी समयावधि में जाएंगे, और उस समयावधि को प्रिपेयर करने के लिए हमको जियोलॉजिकल टाइम स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्केल से हम चट्टानों की आयु ज्ञात कर सकते हैं और चट्टानों के बीच अंतर संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जीव जंतुओं के विकास क्रम को देख सकते हैं जो कि अब फॉसिल्स या जीवावशेष के रूप में चट्टानों में अवशेष हैं, और उन घटनाओं की भी व्याख्या की जा सकती है जिनके कारण चट्टानों का निर्माण हुआ और जैविक समुदायों का निर्माण हुआ, विध्वंस हुआ, विकास हुआ। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमको जियोलॉजिकल टाइम स्केल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको निर्धारित कैसे करते हैं? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के निर्धारण की बहुत सारी विधियां हैं। कुछ विद्वानों ने सागरी जल में पाए जाने वाले लवणता के आधार पर इसको कैलकुलेट किया है, क्योंकि लवणता की मात्रा बेसिकली स्थलीय भागों से समुद्र में पहुंचती है। तो इसके आधार पे कैलकुलेशन हुआ, फिर अवसादीकरण के दर के आधार पे कैलकुलेशन किया गया, या फिर अपरदन के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया। इसके पश्चात एक और मेथड है, टाइडल फोर्स के आधार पे कैलकुलेट किया गया। और पृथ्वी से जो तापमान का ह्रास है, पृथ्वी प्रारंभ में बहुत ही ज़्यादा तप थी और एक निश्चित समय के साथ साथ वो धीरे धीरे ठंडी होती गई। तो इस आधार पे भी ज्ञात किया जाता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या रहा होगा। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक मेथड है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जो भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनमें अल्फा, बीटा और गामा रेज की
मात्रा निकलती रहती है और इनके परमाणु अस्थिर प्रकार के होते हैं, तो इनसे क्रमिक रूप से परिवर्तन होता रहा है। यह संकल्पना मानती है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम या अधिक हर पदार्थों में मौजूद होते हैं और उनके में क्षय होता रहता है समय के साथ। तो हर पदार्थ की एक निश्चित समयावधि होती है जिसमें उस पदार्थ की आधी मात्रा का क्षय हो जाता है। इसको हम लोग हाफ लाइफ या अर्धायु कहते हैं। ये हमने थोड़ा सा समझा था जब वेगनर की थ्योरी पढ़ रहे थे। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में चट्टानों की आयु ज्ञात करने की सबसे प्रामाणिक विधियां हैं। इनमें बहुत सारा मेथड्स है, जैसे पोटेशियम आर्गन मेथड है, यूरेनियम लेड मेथड है, थोरियम लेड मेथड है, समैरियम नियोडिमियम मेथड है। इन सारे मेथड से चट्टानों की आयु का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो इन विधियों द्वारा, विशेषकर रेडियो एक्टिव मेथड के द्वारा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का निर्धारण किया गया है। अब किस प्रकार से इसका डिवीजन किया गया है पूरे समय का, तो इसको हम लोग इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को सबसे पहले बांटा गया है इयोन में, और ये इयोन 4 प्रकार के हैं। इयोन के बाद आता है एरा या महाकल्प, और इस महाकल्प को पीरियड में बांटा जाता है। ये कल्प कहते हैं इसको। पीरियड को इपॉक या युग में बांटा जाता है। तो इस तरह से ये 4 डिवीजन हम लोग यूज करते हैं। ये आगे के टेबल में इनका टाइम दिया गया है और टाइम के बाद इसमें प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ये हमने पढ़ा हुआ है कि 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बेसिकली एक टाइनी बॉल विस्फोट किया, इस परिघटना को बिग बैंग कहते हैं। और 12 बिलियन साल पहले सुपरनोवा की स्थिति हुई। एक्चुअली सुपरनोवा तारों के विस्फोट से बनता है, ये गैसीय अवस्था होती है और ये शो करता है किसी भी तारे या आकाश गंगाओं के लाइफ के एंड को। और फिर 5 बिलियन तक जाते जाते बहुत सारे स्टार्स बन गए और उसमें हमारा सूर्य भी एक था। तो 5 बिलियन साल पहले तक पृथ्वी का कोई नामो निशान नहीं था और सूर्य बनने के बाद हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई सूर्य के ग्रह के रूप में। तो जो हमारा पृथ्वी पे कैलकुलेशन का समय चलता है वो हाइडियन इयोन से चलता है। इयोन में पहला है हाइडियन, दूसरा है आर्कियन, तीसरा है प्रोटेरोजोइक, चौथा इयोन है फेनरोजोइक इयोन, जो उस समय से लेकर बेसिकली कैम्ब्रियन पीरियड से शुरू होता है और अब तक चल रहा है। तो हाइडियन में कोई डिवीजन नहीं है, ये शुरू होता है 4.8 बिलियन साल पहले, अरब साल पहले से लेके 4 बिलियन साल पहले तक इसकी अवधि रही। यानी इसमें पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और इस प्रारंभिक अवस्था में जैसे हमने समझा हुआ है प्रोसेस ऑफ एक्रीशन या अभिवृद्धि की प्रक्रिया, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल जुड़ के प्लैनेट के रूप में आए। पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट का निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। तो ये सारी प्रक्रियाएं घटित हुई हाइडियन काल में। दूसरा इयोन है आर्कियन इयोन। आर्कियन में लाइफ का ओरिजिनेशन हो गया था और ये लाइफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब के रूप में, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनके में कोशिका का केंद्रक नहीं पाया जाता है और झिल्ली युक्त अलग अलग कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यही जीव बने थे। ये कब बने थे? आर्कियन इयोन में। इसमें क्रस्ट बनने का कार्य पूरा हो गया था। इसके पश्चात शुरू होता है प्रोटेरोजोइक इयोन। और प्रोटेरोजोइक इयोन का जो टाइम है 2.5 बिलियन वर्ष पहले से लेके 570 मिलियन वर्ष। बिलियन होता है 1 अरब और मिलियन होता है 10 लाख। यानी एक के ऊपर अगर 9 जीरो है दैट इज बिलियन और एक के आगे 6 जीरो हैं दिस इज मिलियन। तो प्रोटेरोजोइक पीरियड का टाइम जो कालावधि थी वो 2.5 बिलियन साल से लेके 570 मिलियन वर्ष हुआ। और इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी, इसमें जो प्रोकैरियोटिक जीव थे वो धीरे धीरे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में परिवर्तित होते गए और इसी काल में ऑक्सीजन पे डिपेंड रहने वाले प्रथम जीव समूह का निर्माण हुआ जिसको एडियाकारा फौना कहा जाता है। ये बेसिकली सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म का एक कलेक्टिव रूप हुआ करता था, एडियाकारा फौना। और एडियाकारा एज में जो प्रोटेरोजोइक के लास्ट फेज में था इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले जीव थे। चौथा पार्ट फाइनरोजोइक। तो फाइनरोजोइक का मतलब कि दृश्य जीव जंतु, ऐसे लाइफ के फॉर्म को यह इंगित करता है जिसके एविडेंसेस और फॉसिल्स पाए जाते हैं।
और इसका कारण क्या था कि इसमें ऐसे जीव जंतु बने जो कवचित थे, जिनके ऊपर सेल था और बाद में जाके इनमें हड्डियां डेवलप हुई, तो उनके फॉसिल सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो इस फाइनरोजोइक में जो पहला है हमारा वो कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन का टाइम है 570 मिलियन साल पहले से लेके 505 मिलियन वर्ष एगो तक। और इस कैम्ब्रियन पीरियड में लाइफ जो थी वो केवल और केवल सागरी भागों में थी। इसमें हम देख सकते हैं कि स्थल भाग पे जीवन का विकास नहीं हुआ था। और मेरीन भी थे, वो इनवर्टिब्रेट थे, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं थी, छोटे छोटे जीव जंतु थे। कैम्ब्रियन काल का जो नामकरण किया गया है वो यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिया नाम का एक स्थान है। तो उस समय की चट्टानें इस पे पाई गई हैं, तो कैम्ब्रिया के नाम पे इस चट्टान के समूह को कैम्ब्रियन कहा गया। अब कैम्ब्रियन के बाद आता है हमारा आर्डोविशियन। आर्डोविशियन का नामकरण आर्डोविशेस ट्राइब के नाम पे किया गया है, जो वेल्स प्रांत में पाई जाती है, और वेल्स भी यूनाइटेड किंगडम का एक भाग है। तो आर्डोविशियन का टाइम 505 से 438 मिलियन वर्ष पहले तक का है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें पहली बार मछली का उद्भव हुआ, फर्स्ट फिश। आर्डोविशियन के बाद आता है सिलूरियन। सिलूर नाम की ब्रिटिश जनजाति के नाम पे इसका नाम रखा गया है सिलूरियन। तो आर्डोविशियन जो आर्डोविशेष जनजाति है वो उत्तरी वेल्स में पाई जाती है, और सिलूरियन का जो सिलूर जनजाति है वो दक्षिणी वेल्स में पाई जाती है। तो सिलूरियन का टाइम 438 से लेकर 408 मिलियन वर्ष पहले, बिफोर प्रेजेंट। तो इसमें फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, ये पहली बार लैंड वाले पार्ट में भी जीवन की उत्पत्ति हुई, और वो उत्पत्ति पौधों के रूप में हुई। सिलूरियन के बाद जो नेक्स्ट क्रम आता है वो दैट इज डिवोनियन, और यूनाइटेड किंगडम में ही डिवोनशायर नाम का एक प्रदेश है, उसके नाम पे इस कालक्रम का नाम डिवोनियन रखा गया है। इसकी समय सीमा 408 मिलियन से लेके 360 मिलियन साल पहले तक है। और इसमें जो प्रमुख घटनाएं हुई, तो डिवोनियन पीरियड में हम देख सकते हैं एम्फीबियन, यानी कि उभयचर जितने बने वो डिवोनियन पीरियड में बने। और यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पे लाल रंग के बालू पत्थर का निक्षेप हुआ, और इसमें मछलियों की बहुत सारी वेराइटीज उत्पन्न हुई, इसलिए इसको एज ऑफ फिशेज या मत्स्य युग कहा जाता है। अब डिवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के मूल में कार्बन नाम है। इस समयावधि में 360 मिलियन से लेकर 286 मिलियन वर्ष पहले तक में इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे कोयले का जमाव हुआ, कोल बेड फॉर्मेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी कारण इसको कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है। और दूसरी बड़ी परिघटना थी, पहला रेप्टाइल बना, पहला सरीसृप बना, और ये कैसा था? वर्टिब्रेट, जिसमें रीढ़ की हड्डियां उपस्थित थी। यहाँ पे जो इनवर्टिब्रेट है, जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं थी, लेकिन वर्टिब्रेट बना जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित थी, और ये कब बना? कार्बोनिफेरस काल में। और कार्बोनिफेरस के बाद नेक्स्ट जो है हमारा पर्मियन है, जिसका नामकरण सोवियत संघ में पर्म नाम का प्रोविंस है उसके नाम पे किया गया। इस पर्मियन की अवधि 286 से लेके 245 मिलियन वर्ष पहले तक की है, और इसमें जो प्रमुख घटनाएं थी, ये रेप्टाइल्स का डोमिनेंस हो गया। रेप्टाइल्स प्रमुखता से हुए और उन्होंने उभयचरों को प्रतिस्थापित कर दिया, और दक्षिणी गोलार्ध में आइस एज हुआ। दैट मीन्स कि दक्षिणी गोलार्ध का तापमान इतना कम हो गया कि स्थल भाग पे पाए जाने वाले जलीय बॉडीज वो सारे के सारे बर्फ में परिवर्तित हो गए, जैसे नदियां, झीलें। और इसी समयावधि में पर्मियन पीरियड में माउंट अप्लेसियन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। माउंट अप्लेसियन कहाँ पे है? अगर आप एटलस उठा के उत्तरी अमेरिका का मैप देखिए तो पूर्वी भाग में पड़ता है ये माउंट अप्लेसियन। अब पैलियोजोइक के बाद आता है मेसोजोइक, यानी एरा ऑफ मेडुअल लाइफ, जो मध्ययुगीन जीवन को प्रदर्शित करता है। तो इसी फाइनेरोजोइक का ये दूसरा पार्ट है, और इसमें 3 विभाजन किए जाते हैं। पहला विभाजन ट्रियासिक। ट्रियास का तिहरा होता है, ये जर्मनी में पाए जाने वाले त्रिस्तरीय जमाव को प्रदर्शित करता है। तो जो उन चट्टानों की अवधि थी 245 से 208 मिलियन वर्ष पहले की, तो इसके आधार पे इस पीरियड का नाम ट्रियासिक दिया गया है। और ट्रियासिक में क्या क्या जो घटनाएं हुई, इसमें कछुए और मेढक इनकी प्रचुरता हुई, और बहुत ही जगहों पे कोनिफेरस फॉरेस्ट या शंक्वाकार वनस्पति का जन्म हुआ। इसी में जो कुछ कमजोर लकड़ी वाले फर्न का उद्भव हुआ। दूसरा आता है जुरैसिक। ये वर्ड काफी फेमस है, इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, जुरैसिक पार्क। तो जुरैसिक स्विट्जरलैंड के जूरा माउंटेन के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, और ये जिस समय को प्रदर्शित करता है वो समय है 208 मिलियन से लेके 144 मिलियन वर्ष
पहले तक के समय को ही प्रदर्शित करता है। इसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ डायनासोर। इस समय में डायनासोर पूरी पृथ्वी पे फैले हुए थे और कई वेराइटीज के थे। इसके साथ साथ पूरी पृथ्वी पे चूने पत्थर का जमाव हुआ और इसी क्रम में जुरासिक पार्क के ही समय पहली बार फ्लावरिंग प्लांट बना, यानी पुष्पी पौधा बना। तो जुरासिक के बाद आता है क्रिटेशियस। लैटिन भाषा के क्रीटा मीन्स होता है चाक, यानी इस क्रम के जो भी जमाव थे उनमें चाक या खड़िया की प्रधानता थी। तो इसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं, इसका जो समय अवधि है वो 144 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष तक है। तो इसमें जो डायनासोर जो सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ करते थे जुरासिक में, ये लुप्त हो गए। कब लुप्त हुए? क्रिटेशियस में। और क्रिटेशियस में रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। तो रॉकीज और पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इसको ओरोजेनी कहा जाता है या पर्वत निर्माण प्रक्रिया कही जाती है। और तीसरी जो प्रमुख घटना थी वो प्रायद्वीपीय भारत, जो कि बेसाल्ट से बना हुआ है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी की क्रिया हुई। अब फेनेरोजोइक में जो तीसरा डिवीजन है वो दैट इज सेनोजोइक या एरा ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो ये 65 मिलियन वर्ष से लेके अभी तक का है समय अवधि को शो करता है। तो इसको दो पीरियड में बांटा गया है। पहला है हमारा टर्शियरी पीरियड और दूसरा है क्वाटरनरी पीरियड। तो टर्शियरी पीरियड में जो इपोक में बांटा गया है वो सबसे पहला पैलियोसीन। पैलियोसीन की समयावधि 65 से लेके 57 मिलियन वर्ष तक थी और इसमें जो छोटे छोटे मैमल्स, चूहा, माइस, ये सब की उत्पत्ति हुई। पैलियोसीन के बाद आता है इयोसीन। इयोसीन में इयोस का अर्थ दिन की शुरुआत है। यहाँ से हमारे मैमल्स बनने शुरू हुए बड़े पैमाने पे। खरगोशों का विकास हुआ। हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई इयोसीन से। और लार्ज स्केल वॉल्केनिक एक्टिविटी, बहुत व्यापक पैमाने पे ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई। इयोसीन के बाद आता है ओलिगोसीन। ओलिगोस मीन्स छोटा। तो ओलिगोसीन का अवधि जो है 37 से 24 मिलियन वर्ष पहले की है और इसमें एंथ्रोपॉइड ऐप की उत्पत्ति हुई। एंथ्रोपॉइड मीन्स की जो मनुष्य से समता रखते थे और इसी में आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो जब पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं तो आल्प्स, हिमालय, एंडीज और रॉकीज, ये सारे पर्वत को मिला के अल्पाइन ओरोजेनी कहा जाता है। ओलिगोसीन के बाद मायोसीन। मायोसीन में भी मियोन मीन्स लघु। तो ये 24 मिलियन से लेके 5 मिलियन वर्ष तक था और इसमें बंदरों के साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट और ट्रीज भी काफी ज्यादा विस्तृत हुए। इसके पश्चात आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन 5 से लेके 2 मिलियन वर्ष तक। तो इसमें मनुष्य के जो पूर्वज थे, जो होमोसेपियंस से पहले की वेराइटीज थी, इनका ओरिजिन हो चुका था और महाद्वीप और महासागर ये दोनों ही अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हो गए प्लायोसीन पीरियड में। और प्लायोसीन के पश्चात आता है प्लिस्टोसीन, जो कि क्वाटरनरी पीरियड का पार्ट है। क्वाटरनरी में पहला प्लिस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। प्लिस्टोस का मतलब सर्वाधिक होता है और इस प्लिस्टोसीन का जो समय अवधि है वो 2 मिलियन वर्ष से लेके 10,000 साल तक के बीच का है और इसमें होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई। यहाँ जो मनुष्य की तरह का बंदर था, फिर मनुष्य के पूर्वज यहाँ पे आ गए और फाइनली होमोसेपियंस, जो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, उसकी उत्पत्ति होती है। ग्लेशिएशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में हिमयुग का प्रभाव था और इस हिमयुग में भी अंतरा हिमयुग थे, जिनको यूरोप में गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म नाम दिया गया है। और हिमयुग के पिघलने के बाद, हिमयुग के अवसान के बाद जब बर्फ पिघलने लगे तो बहुत सारे झीलों की रचना हुई। इसमें अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं, इसके पश्चात इटली की झीलें हैं, फिनलैंड की झीलें हैं, यूरोपीय भाग की जो झीलें हैं। तो इन सब का फॉर्मेशन हुआ प्लिस्टोसीन काल के अंत में। और फाइनली जो होलोसीन, होलोस मीन्स कंप्लीट या रिसेंट होता है, अभिनव जो हमारा अब का समय चल रहा है दैट इज होलोसीन पीरियड। और होलोसीन 10,000 साल से लेके अभी तक ये चल रहा है। तो इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं? पहली बात की आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई और इसी में बहुत सारा जलवायु परिवर्तन हुआ और विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की रचना होती है और मनुष्य ने धीरे धीरे सेटल्ड जीवन प्रारंभ किया और कृषि और पशुपालन को प्रारंभ किया और आज तक चलते चलते हम तकनीकी मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।